नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित 500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। जो भी मध्य प्रदेश में परीक्षाएं आयोजित होती है, उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास, कला और संस्कृति से काफ़ी प्रश्न होते हैं और वही प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश वगैरह से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मैराथन और धमाकेदार क्लासेस आपको इस पर मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। कौन से प्रश्न आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित, जो कि लुसेंट हो गई आपकी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो बुक होती है, उससे फैक्ट लिए गए हैं, लुसेंट से भी लिए गए हैं और PYQ भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं, ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा लिंक। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, शुरू करें। भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्रों का समय है, कब माना जाता है इनका समय? उच्च पाषाण काल का समय माना जाता है भीमबेटका शैल चित्रों का। दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? तो इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। तीसरा प्रश्न, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो यह की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने। एकदम शुरू से शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को, इसलिए आपको काफ़ी प्राचीन काल के प्रश्न पहले रखे हैं, उसके बाद में आपको काफ़ी प्रश्न मिलने वाले हैं अच्छे अच्छे। फिर देखें, भीमबेटका की गुफाओं में लगभग कितने शैलाश्रयों का समूह है? लगभग 600। भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो यह विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखें, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, कब किया गया था? वर्ष 2003 में शामिल किया गया। डॉक्टर HD सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो महेश्वर और नावदा टोली से। कहाँ से? महेश्वर और नावदा टोली से खोज की थी HD सांकलिया जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की। आठवां प्रश्न है, एरन का संबंध किस काल से है? तो एरन का संबंध नवपाषाण काल से है। यहाँ पर अपन प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। ये एरन का संबंध आपको फिर गुप्त काल में भी देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न आने वाले हैं एरन से भी। देखें अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के कौन से जिलों से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर आदि से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। फिर है, कौन से पुरातत्व स्थल मंदसौर जिले में स्थित है? कौन कौन से हैं जो मंदसौर में आते हैं पुरातत्व स्थल? एक तो आवरा हो गया, मनोटी हो गया और मोड़ी। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? मंदसौर जिले में मिलेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, पुरातत्व स्थल आवरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है आवरा। मंदसौर जिले में स्थित आवरा से प्राप्ति हुई है, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है यहाँ से? तो मिट्टी के खिलौने, शंख की बनी चूड़ियाँ, हाथीदांत से बनी मात्र देवी की आकृति आदि। फिर देखें 13वां प्रश्न, पुरातत्व स्थल इंद्रगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इंद्रगढ़ भी कहाँ पर आता है? मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर स्थित पुरातत्व स्थल इंद्रगढ़ से प्राप्ति हुई है। अब यहाँ से कौन से साक्ष्य या वस्तुएं मिली है? तो यहाँ पर हाथीदांत की चूड़ियाँ, देवालय के क्षेत्र, लोहास्त्रों के नुकीले अग्रभाग आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? इंद्रगढ़ से, जो कि कहाँ पर? मंदसौर में आता है। फिर 15वां प्रश्न है, कौन सा पाषाण युगीन पुरातत्व स्थल नरसिंहपुर जिले में स्थित है? कौन सा? महादेव पिपरिया। ये कहाँ पर है? यह नरसिंहपुर जिले में स्थित है। फिर आगे देखें अगला प्रश्न है, मृगेंद्र नाथ की गुफाओं की खोज कब हुई थी? खोज कब हुई इनकी? तो वर्ष 2008 में मृगेंद्र नाथ की गुफाएं खोजी गई थी। फिर है, पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो यह नर्मदापुरम जिले में आता है। इसका पहले नाम क्या था? होशंगाबाद था, ध्यान रखिएगा। फिर है, पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? किसके निर्देशन में हुआ? श्री RB जोशी और श्री MD खरे के निर्देशन में आदमगढ़ का उत्खनन हुआ था। फिर है, मध्यपाषाण कालीन आदमगढ़ शैलाश्रय के खोजकर्ता थे, किसने खोजा था? तो RB जोशी ने खोजा था आदमगढ़ के शैलाश्रयों को। फिर है, पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ का उत्खनन कब किया गया? तो यह 1960-61 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके लिए,
मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह रायसेन जिले में स्थित है मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। फिर 22वां प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? हस्तकुठार, खुरचनी, चक्रिक उपकरण, कांच की चूड़ियाँ और चित्रित शैलाश्रय। ये आपको मिलते हैं कहाँ से? आदमगढ़ से। फिर 23वां प्रश्न, महापाषाण स्मारक पाए गए हैं, कहाँ से मिले? मध्य प्रदेश में जबलपुर और बालाघाट से महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। 24वां प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कायथा किस जिले में स्थित है? तो यह उज्जैन जिले में स्थित है। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा सभ्यता का रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार समय माना जाता है कितना? 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है कायथा सभ्यता का रेडियो कार्बन विधि से। आगे देखते हैं, कायथा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है। पुरातत्व स्थल, अब आ गए अपन बेसनगर पे। कहाँ स्थित है बेसनगर? बेसनगर स्थित है विदिशा में। बेसनगर का सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? तो यह 1910 में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था बेसनगर का, जो कि विदिशा में है। फिर बात करें बेसनगर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर श्री एच लेक के नेतृत्व में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। फिर बात करें मामा भांजा शिलाश्रय की, तो यह कहाँ पर स्थित है? यह होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल ग्वालियर जिले में सिंध एवं पार्वती के संगम पर स्थित है? कौन सा? तो पवाया पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्थल जो ग्वालियर जिले में स्थित है वह सिंध एवं पार्वती नदी के संगम पर आता है। फिर है पवाया को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं पवाया को? पद्मावती भी इसका एक नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा पवाया का। पद्मावती की बात करें तो यह किस वंश के राजाओं की राजधानी रही है? तो यह नागवंश के राजवंश की राजधानी रही है। फिर बात करें डांगवाला कहाँ स्थित है? पूरा स्थल डांगवाला, तो यह डांगवाला उज्जैन में आता है, ध्यान रखिएगा। फिर है डांगवाला से प्राप्त हुए हैं, क्या मिला है? यज्ञशाला एवं ताम्रपाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं डांगवाला से। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाथीडोल शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो यह रामपुर ग्राम पन्ना जिले में स्थित है हाथीडोल शैलाश्रय। पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर स्थित है। ग्यारसपुर कहाँ पर है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी, तो यह विदिशा में स्थित है ग्यारसपुर। फिर बात करें 1933 ईस्वी में साल भंजी का महिला प्रतिमा है जो कि का धड़ मिला था, कहाँ से मिला था? हिंडोला तोरण परिसर से। हिंडोला तोरण, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आईएमपी है ये भी आपके लिए। अब बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है हिंडोला तोरण? तो यह ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है हिंडोला तोरण। फिर 40वां प्रश्न है, कौन सा स्थल माला देवी जो कि 9वीं सदी की बात है और 8 खंबा जैसे अन्य स्मारकों के लिए भी प्रसिद्ध है? तो ग्यारसपुर, और ग्यारसपुर कहाँ आता है? विदिशा जिले में आता है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखें, बाजरा मठ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बाजरा मठ की बात करें तो यह भी ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। फिर बात करें रामछज्जा शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो यह रायसेन जिले में आता है रामछज्जा शैलाश्रय। 43वां प्रश्न है दोस्तों, खापर खेड़ा नामक स्थान किस नदी के की तट पर स्थित है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? खापर खेड़ा की, तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। खापर खेड़ा नामक स्थल की बात करें तो यह किस जिले में आता है? तो खापर खेड़ा आता है धार जिले में। कहाँ पर आता है? खापर खेड़ा धार जिले में आता है। फिर है, किस स्थान पर उत्तर पाषाणकालीन समय के शुतुरमुर्ग के अंडे, किसके अंडे की बात कर रहे हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बने मनके प्राप्त हुए हैं? तो यह खापर खेड़ा से ही प्राप्त हुए, जो कि कहाँ पर है? धार में आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्राप्त हुए हैं? तो बाघ, या जिसे बाघिनी भी कहा जाता है, बाघिनी नदी के किनारे डायनासोर के जीवाश्म अंडे प्राप्त हुए हैं। फिर आया है आपके लिए लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है? तो लिखी छाछ आता है मुरैना जिले में। कहाँ पर? मुरैना जिले में लिखी छाछ शैलाश्रय आता है। फिर बात करें वाकणकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है वाकणकर संग्रहालय।
फिर बात करें 49 की, तो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नीमच में। काफ़ी चर्चा में है, इनके इनके नाम पर अभी एक अभ्यारण्य का नाम भी रखा गया है, उसका नाम बताइएगा कहाँ पर है, वो कमेंट में करके बताइएगा। इसलिए इनका मैंने यहाँ पर प्रश्न शामिल किया है, और इनके नाम पर जो संग्रहालय है वो भी बता दिया आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट में चर्चा में है, मतलब प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था नीमच में, और इनका नाम पर संग्रहालय कहाँ पर है? उज्जैन में वाकणकर संग्रहालय। और जो अभ्यारण्य का बनाया गया है अभी, तो उसका आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता है क्या, याद है कहाँ पर है वो, तो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं 50वां प्रश्न, स्टोन एवं पेंटिंग्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसकी बात करें तो इसके लेखक हैं श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी ने लिखी है स्टोन एंड पेंटिंग्स इन इंडिया नामक पुस्तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 51 पर। महाभारत में वर्णित कारुष देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के शहडोल जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है। महाभारत में जो वर्णन मिलता है कारुष देश का, वह। फिर देखिए 52वां प्रश्न, नरेश मंधाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को पराजित किया था, तो उसका नाम क्या था? पुरुकुत्स था। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? महेश्वर को, जिसका हमें एक नाम मिलता है क्या? माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य याद आ गया होगा आपको। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर आता है 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? तो यहाँ पर थे 2 महाजनपद, एक तो अवंती हो गया, दूसरे का नाम कमेंट करके बताइएगा, दूसरा कौन सा था? फिर देखिए बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई बिंदुसार की, उस समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। तो आपको इस प्रांत की पहचान करना है, बताना है कि वह कौन सा प्रांत था। तो इसका आंसर क्या है? उज्जैन या अवंती प्रांत का गवर्नर था अशोक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साथियों, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था। फिर बात करें सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? तो जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज कब की थी? तो इन्होंने 1818 ईस्वी में सांची स्तूप की खोज की थी। 59 क्वेश्चन था, सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर कौन से सातवाहन शासक का उल्लेख मिलता है? तो वह नाम क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख मिलता है दक्षिणी तोरण द्वार पर, जो कि सांची स्तूप का दक्षिणी तोरण द्वार है, और यह सबसे पहले बनाया गया तोरण द्वार भी है सांची स्तूप का, यह भी ध्यान रखिएगा। फिर है, कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। कहाँ पर जन्म हुआ था उनका? विदिशा से थी वह। फिर अगला प्रश्न है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग आकर कहलाता था, जिसकी राजधानी आपको बताना है। तो वह क्या था? विदिशा उसकी राजधानी थी पूर्वी भाग की, जिसे आकर कहते थे, और पश्चिमी भाग को अवंतिका कहते थे। किसकी बात हो रही है? मालवा के 2 भाग। पश्चिमी भाग मालवा का अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और मालवा का पूर्वी भाग आकर कहलाता था मौर्य युग में, जिसकी राजधानी विदिशा थी। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न, कौन से शहर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया? किसने किया? तो यहाँ पर आंसर होगा उज्जैन। फिर बात करें सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह मुरैना जिले में आता है सिहोनिया। काफ़ी अच्छी जगह है और आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। अभी और भी प्रश्न आएंगे इसके, देखते हैं तब तक। 64वां प्रश्न, महाजनपद युग में उज्जैन किस महाजनपद की राजधानी थी? किसकी थी? अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैन। फिर बात करें सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेख जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, मतलब सीधा सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अशोक के कौन कौन से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? और ये प्रश्न एमपीपीएससी के एग्जाम में तो काफ़ी बार बनता रहता है।
देखें क्या क्या आता है। एक तो रूपनाथ जो कि कटनी में है, गुर्जरा दतिया में, सारो मारो या सरू मारू शहडोल में, पान गुराड़िया बुधनी तहसील सीहोर में, और सांची स्तूप रायसेन में। यहाँ से क्या मिलता है, लघु शिलालेख मिलते हैं सम्राट अशोक के। फिर बात करें अशोक का संघभेद अभिलेख, कौन सा अभिलेख, संघभेद अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, सांची से मिला है। गुप्त युग तक सांची का नाम क्या था, अब ये बताना आपको, गुप्त काल तक सांची को क्या कहा जाता था। तो सांची को कहा जाता था काकना डबोट कहा जाता था गुप्त काल तक। फिर बात करें शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था। इसके सिक्के हमें कहाँ मिलते हैं, शहडोल जिले में मिलते हैं। फिर है खालिस्तान के बाद ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी। 17वां प्रश्न है वो राजवंश जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था, कौन था, सातवाहन राजवंश था जिसका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना है। देखें 71 नंबर पे क्या आया है, सातवाहन वंश के किस शासक ने विदिशा के शासक कण्व को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो सीमुक ने, किसने, सीमुक ने विदिशा के शासक कण्व को पराजित कर अपना आधिपत्य जमा लिया था, कहाँ पर, विदिशा पर। फिर बात करें सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सातवाहन की स्थापना किसने की थी, सीमुक ने की थी। 73 में आया है, कहा जाता है इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट करवा दिया था, किसने करवा दिया था, पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश का संस्थापक था। फिर बात करें किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए आ गया है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था, कब आया था, भागभद्र के समय आया था, शुंग शासक था भागभद्र, ठीक है, इसके समय हेलियोडोरस आया था जो कि यूनानी राजदूत था। किसका, एंटियोलकिडस जो शासक था यूनान का, उसका राजदूत था, यह आपको ध्यान रखना है, राजा का नाम भी, ठीक है। फिर 76 पे है, हेलियोडोरस ने कहाँ प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, तो विदिशा के समीप बेस नगर, कहाँ पर, विदिशा के पास जो बेस नगर है वहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। फिर बात करें बेस नगर स्थित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे वर्तमान में खाम बाबा कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेलियोडोरस से और विदिशा के बेस नगर में जो स्तंभ है गरुड़ स्तंभ, ये सभी आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। फिर बात करें 78वां प्रश्न दोस्तों, बेस नगर विदिशा में हेलियोडोरस द्वारा स्थापित गरुड़ ध्वज स्तंभ में का प्रयोग किया गया था, तो ब्राह्मी लिपि और का भाषा कौन सी, प्राकृत भाषा। ये प्रश्न भी बन सकता है, गरुड़ ध्वज स्तंभ में कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर बात करें कुषाण नरेश विम कड फिशेस का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह हमें मिला है शहडोल से। 80 नंबर पर है, सांची किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी, तो सर जॉन मार्शल ने की थी, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न आपके लिए, हूण नरेश मिहिर कुल को हराने वाले मालवा के राजा थे, कौन थे, यशोधर्मन ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। अब बात करें यशोधर्मन ने हूणों को कब हराया था, तो 528 ईस्वी में हराया था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, दसपुर अभिलेख से प्राप्त होती है कि यशोधर्मन ने मिहिर कुल को मालवा से खदेड़ दिया था। फिर देखें यहाँ पर 83 आएगा दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय कौन सा क्षेत्र स्वभोग नगर कहलाता था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एरण। समुद्रगुप्त के शासनकाल में एरण को स्वभोग नगर के रूप में जाना जाता था। फिर है एरण में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम मिलता है, किसका नाम उल्लेखित है एरण लेख में, तो समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी का नाम आपको मिलेगा एरण लेख में।
85 पर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहक वीरसेन का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत सनकानिक महाराज का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? किसका सामंत था सनकानिक महाराज? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो यह हमें मिलता है उदयगिरी की पहाड़ियों से। फिर बात करें सांची से प्राप्त गुप्त संवत 93 के एक अभिलेख में चंद्रगुप्त के किस कर्मचारी का उल्लेख हुआ है? तो यह अम्रकार्दव का उल्लेख आपको मिलेगा। फिर है 88 पर, चंद्रगुप्त के किस कर्मचारी ने काकना डबोट, जिसे किसका नाम था? सांची का, में स्थित महाविहार को कुछ दान दिया था? तो वह आम्रकार्दव था जिसने सांची के महाविहार को दान दिया था। कुमारगुप्त प्रथम के तुमेन अशोकनगर कहाँ पर है? तुमेन अशोकनगर में। गुप्त संवत 116 के शिलालेख में तुम्बवंद के शासक के रूप में किसका उल्लेख हुआ है? तो घटोत्कच का उल्लेख हमें मिलता है उसमें। 90 नंबर पर है दोस्तों, उदयगिरी शिलालेख गुप्त संवत 106 किसके शासनकाल से संबंधित है? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से इसका संबंध रहा है। फिर है मंदसौर का शिलालेख मालव संवत कब का? 524 का है। किसका है? तो यह स्कंदगुप्त का है। 92 पर है, कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? मंदसौर शिलालेख जो कि मालव संवत 493 का है। 93 पर है, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो विदिशा जिले में आती है उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी गुफाओं को कहा जाता है, क्या कहते हैं इन्हें? क्यून ऑफ केव भी कहा जाता है। उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो भागवत और शैव धर्म से संबंधित गुफाएं मिलेगी उदयगिरी में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं नर्मदा की सहायक नदी के तट पर स्थित है। तो किसकी सहायक नदी है? बाघिनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है और इसके किनारे पर बाघ की गुफाएं स्थित है। सर्वप्रथम बाघ की गुफाओं को किसने खोजा था? तो डेंजरफील्ड महोदय ने बाघ की गुफाओं को खोजा था। अब बात करें डेंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं को कब खोजा था? तो सन 1818 ईस्वी में इन्होंने बाघ की गुफाओं की खोज की थी। फिर बात करें बाघ की गुफा संख्या को रंगमहल कहा जाता है। कौन सी नंबर की गुफा जिसे रंगमहल कहते हैं? तो गुफा संख्या 4 को। यहाँ पर कुल 9 गुफाएं देखने को मिलती है बाघ की गुफाओं में, उसमें से गुफा संख्या 4 को रंगमहल कहा जाता है। कभी कभी गुफा संख्या 4 और 5 को सम्मिलित रूप से भी रंगमहल कहा गया है, ध्यान रखना है ये फैक्ट भी आपको। फिर बात करें बाघ की गुफा संख्या 2 से किसका ताम्रलेख मिला है? तो महाराज सुबंधु का ताम्रलेख प्राप्त हुआ है गुफा संख्या 2 से। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाओं में सबसे बड़ी व सबसे सुरक्षित गुफा कौन सी है? तो गुफा संख्या 2 सबसे बड़ी भी है और सबसे वर्तमान में सबसे सुरक्षित गुफा भी है। बाघ की किस गुफा संख्या को हाथी खाना कहा जाता है? हाथी खाना किसे कहते हैं? तो गुफा संख्या 3 को हाथी खाना कहा जाता है। बाघ की गुफा संख्या को ग्रह गुफा कहा जाता है। कौन सी? प्रथम गुफा को क्या कहते हैं? ग्रह गुफा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो द्वितीय राजधानी इन्होंने उज्जैनी को बनाया था। शक शासक रुद्र सिंह को हराने के बाद में शकों का उन्मूलन कर दिया उन्होंने उज्जैन से, और उज्जैन को इन्होंने क्या किया? अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। आगे देखते हैं, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और यहाँ का शासन था? तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य का शासन था जो कि गर्दभिल वंश से संबंधित था। आगे देखें, पतंजलि का जन्म स्थान था कहाँ था? मालवा स्थित गोनर्द में। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। फिर बात करें बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपात के अनुसार पतंजलि का जन्म स्थान गोनर्द किसके मध्य स्थित था? तो उज्जैनी और विदिशा के बीच बीच क्या स्थित था? तो गोनर्द कहाँ पर था? उज्जैनी और विदिशा के मध्य। ऐसा किसके अनुसार हम बता रहे हैं? बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपात के अनुसार। फिर है, हर्ष के राजकवि बाणभट्ट ने उज्जैन के निवासियों को किसका उपासक बताया है? तो सूर्य का उपासक बताया है बाणभट्ट ने उज्जैन वासियों को।
फिर बात करें अवंती और मालवा को स्वतंत्र राज्य बताया गया है कहाँ पर, नाट्यशास्त्र में। और नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है, भरत मुनि, ये भी आपको याद रखना है। फिर है मालती माधव में नागों की राजधानी का उल्लेख मिलता है, तो पद्मावती नगरी, पद्मावती नगरी का उल्लेख हमें मालती माधव में मिलता है जो कि नागवंश की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, चंड प्रद्योत का उत्तराधिकारी कौन था, तो पालक चंड प्रद्योत का उत्तराधिकारी था। फिर 112 नंबर पे दोस्तों आपके लिए सुभाषित रत्न संदोह के लेखक अमित गति, सुभाषित रत्न संदोह के लेखक कौन थे, अमित गति, एक फैक्ट आपके लिए ये है। फिर बात करें आगे, किसकी सभा को शोभित करते थे, तो परमार शासक वाकपति मुंज की सभा में रहते थे अमित गति, जिन्होंने किसकी रचना की है, सुभाषित रत्न संदोह की रचना की है। फिर है अनर्ग राघव नाटक में महिष्मति को कहा गया है, क्या कहा गया है, अनर्ग राघव नामक नाटक में अग्र महिषी कहा गया है महिष्मति को, जो कि वर्तमान महेश्वर से जोड़ा जाता है इसे। फिर बात करें परमार शासक सिंधु राज के सभा कवि कौन थे, तो पद्मगुप्त, जिसे परिमल भी कहा जाता है, सिंधु राज के सभा कवि थे। फिर बात करें संस्कृत महाकाव्य नवसहसांक चरित की रचना किसने की थी, तो पद्मगुप्त परिमल ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, एक एक पॉइंट चुने हुए हैं महासागर से, ये आपके लिए महासागर से चुने गए मोतियों के समान है दोस्तों, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं 116 नंबर का प्रश्न, संस्कृत महाकाव्य नव सहसांक चरित किसके जीवन पर आधारित है, तो परमार शासक कौन, सिंधु राज के जीवन पर आधारित है नव सहसांक चरित। फिर बात करें मायूराज कलचुरी राजवंश की कौन सी शाखा का शासक था, जिसने उद्दात राघव एवं तापस वत्सराज नामक संस्कृत नाटकों की रचना की है। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न तो ये बन गया कि तापस वत्सराज और उद्दात राघव नामक संस्कृत नाटक का रचयिता कौन था, तो मायूराज था। मायूराज कौन था, कलचुरी राजवंश की शाखा का शासक था। कौन सी शाखा, कालंजर शाखा का शासक था मायूराज, इसका आंसर ये हो गया। फिर देखते हैं युवराज प्रथम 915 से 945 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, ने किसे राजकवि का पद प्रदान कर सम्मानित किया था, किसे किया था, राजशेखर को, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये भी, आईएमपी व्यक्ति है, आप ध्यान रखिएगा। भीमट कलचुरी राजवंश की किस शाखा का, किस ब्रांच का कवि था, तो यह त्रिपुरी शाखा का कवि था। फिर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द आया है प्रबोध चंद्रोदय, जो कि नाटक है, आपको बताना इसके लेखक कौन थे, तो कृष्णा मिश्र प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक के लेखक थे, ध्यान रखना है आपको। फिर है अवंती शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ था, मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी है, वेद उपनिषद पुराण से संबंधित पहली जो आपका चैप्टर है संकल्पना एवं विचार में, उसमें वेद मिलेगा। अब वहाँ से संबंधित ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अवंती का उल्लेख किस वेद में मिलता है, अवंती शब्द का, तो ऋग्वेद में प्राप्त होता है हमें। फिर बात करें दीपवंश के अनुसार उज्जैनी नगरी की स्थापना किसने की थी, तो दीपवंश की माने तो उज्जैनी का संस्थापक था राजा अच्युतगामी। फिर बात करें मार्कंडे पुराण के अनुसार उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती थी, तो वह थी वेत्रवती नदी, जिसे बेतवा कहा जाता है वर्तमान में। ये बात हो रही है पुराण, ये भी आपका सिलेबस है एमपीपीएससी वालों का, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बात करें बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती के दो प्रसिद्ध नगर थे, कौन कौन से, एक तो था कुर्रघर और दूसरा था सुदर्शनपुर। फिर बात करें पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी क्या थी, तो पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है बुद्ध काल में अवंती का शासक कौन था, तो राजा चंड प्रद्योत था, जिसे महासेन भी कहा जाता है। फिर है किस पुराण के अनुसार बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय, यहाँ पर आपका एक फैक्ट बन गया, प्रश्न बन गया कि पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह रिपुंजय था, ठीक है। फिर आप पढ़ते हैं ये वाला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे, किस पुराण के अनुसार बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय का अमात्य पुलिक। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपके लिए और आ गया कि रिपुंजय, बृहदत्त वंश के अंतिम शासक रिपुंजय का अमात्य कौन था, पुलिक था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न को, जिसने यदुवंशी वितिहोत्र का वध कर दिया था। अब बात करें कि किस बृहदत्त वंश के किस शासक ने यदुवंशी वितिहोत्र का
वध कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? रिपुंजय। देखिए यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तो बन चुके हैं। आगे देखते हैं। और अपने पुत्र चंड प्रद्योत को अवंती का शासक बनाया था। अब बात करें चंड प्रद्योत के पिता कौन थे, तो क्या हो जाएगा? पुलिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और चंड प्रद्योत को अवंती का शासक किसने बनाया था? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो किसने बनाया था? पुलिक ने बनाया था। सीधी सी बात है, मतलब कि 2 लाइन में आपके कितने सारे फैक्ट कवर हो रहे हैं। अब आपका सामने आया है कि किस पुराण के अनुसार ये सब हुआ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण के अनुसार। ठीक है। 128 देखते हैं। महासेन की उसकी कठोर सैनिक प्रवृत्ति के कारण किस जातक में, जातक कथाओं की बात हो रही है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बताना है आपको कि महासेन को उसकी कठोर सैनिक प्रवृत्ति के कारण किस जातक में चंड प्रद्योत कहा गया है, तो इसका आंसर होगा महावग्र जातक में कहा गया है। फिर बात करें मध्यम निकाय के अनुसार किसके भय से अजात शत्रु, ये था हर्यक वंश का शासक जो कि मगध में राज्य कर रहा था, ने अपनी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या राजगीर थी। यहाँ से आपका एक प्रश्न और आपको देखने को मिल गया। ठीक है। को दुर्गीकृत करवाया था, तो किसके डर से? चंड प्रद्योत जो कि अवंती का शासक था, अवंती का शासक था, इसके डर से अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह, जिसे राजगीर भी कहा जाता है, दुर्गीकृत करवा लिया था। फिर बात करें पांडु रोग से ग्रसित चंड प्रद्योत। अब चंड प्रद्योत को हो गया था पांडु रोग, जिसे पीलिया भी कहा जाता है, के उपचार के लिए किस शासक ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके उपचार हेतु अवंती भेजा था? तो मगध नरेश बिंबिसार। ये कौन था? हर्यक वंश का था, इसका भी ध्यान रखना आपको। और अजातशत्रु के पिता थे। और इसका पुत्र कौन था? उदयन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 3 शासक आपको हर्यक वंश में मिलेंगे। हर्यक वंश मतलब हर्यक वंश जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि अजातशत्रु ने हर्यक वंश के शासक जो था बिंबिसार, अपने पिता को मार दिया, तो उदयन ने अजातशत्रु को मार दिया और राजा बन गया। इस तरह से यह पितृहंता वंश कहलाया। ठीक है। इतिहास में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंड प्रद्योत के पश्चात पालक की किसकी सहायता से, चंड प्रद्योत के पश्चात पालक किसकी सहायता से अवंती का शासक बना था? तो उदयन के सेनापति रूमणवान की सहायता से पालक अवंती का शासक बना था। फिर देखें शिशुनाग ने अवंती राज्य पर आक्रमण कर प्रद्योत वंश की किस शाखा को पराजित कर अवंती को अब मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो इसका आंसर होगा प्रद्योत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन। यहाँ से दोस्तों आपको एक प्रश्न और देखने को मिल गया। पूछा जाए आपसे कि प्रद्योत वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो क्या आंसर होगा? नंदीवर्धन। ठीक है। फिर देखें चेदी जनपद की राजधानी थी। मैंने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे 16 में से, तो एक तो अवंती बता दिया था आपको, दूसरा कौन सा? चेदी जनपद हो जाएगा। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी सुक्तिमती थी या सोतीवती भी कहा जाता है, इसे 2 नाम मिलते हैं इसके भी। फिर बात करें कौन से जैन गुरु ने चेदी प्रदेश का भ्रमण किया था? ऋषभ देव ने। आपका सिलेबस है तीर्थंकर, एमपीपीएससी वालों से बता रहा हूं मैं कि आपका सिलेबस है तीर्थंकर, जो कि संकल्पना एवं विचार में आपको चैप्टर 1 में मिलेगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो राज्य सेवा परीक्षा का यूनिट 1 है, मध्य प्रदेश भारत का इतिहास, उसमें आपको तीर्थंकर मिलेगा। और तीर्थंकर के ऊपर ये प्रश्न आपका काफ़ी फिट होता है, यह आईएमपी फैक्टर बन जाता है आपके लिए। ठीक है। फिर बात करते हैं कौन से ग्रंथ के उल्लेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध उज्जैन के तत्कालीन राजा महेश्वर से था? जैन ग्रंथ रमणचूड़ रायचर्य, इससे हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध उज्जैन के तत्कालीन राजा महेश्वर से था। ठीक है। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के समय तत्कालीन उज्जैन का राजा कौन था, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर महेश्वर। एक फैक्ट आपका यहाँ से बन जाता है। मतलब ऐसे प्रश्न आपके लिए मैंने रखे दोस्तों जहाँ पर आपके प्रश्न भी उत्तर है और उत्तर में भी आपको एक फैक्ट मिल जाता है एक्स्ट्रा, या प्रश्न में आपको 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपके प्रश्न एक्स्ट्रा बनते जा रहे हैं यहाँ से, आप खुद समझ के चलिएगा कि कैसे प्रश्न बन सकता है। यहाँ से आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। देखें अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक योगदान देने वाला मौर्य शासक कौन था? तो अब सीधी सी बात है, सम्राट अशोक था। ठीक है। किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य शासक बिंदुसार के शासनकाल में अशोक 11 वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल था? काफ़ी आईएमपी प्रश्न है ये। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार। ठीक है। हो सकता है इस बार आपको देखने को मिल जाए प्री में।
आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अवंती की राजधानी किसे बनाया था? तो उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था, अवंती की। ठीक है, आगे देखें। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने विदिशा की श्री देवी, जिसे कुमार देवी से भी कहते हैं, से विवाह किया था? तो महावंश ग्रंथ हमें बताता है कि अशोक ने विदिशा की श्री देवी से विवाह कर लिया था। फिर बात करें, श्री देवी को यह भी कहा जाता है, क्या कहते हैं श्री देवी को? शाक्य कुमारी कहा जाता है श्री देवी को। ये भी अच्छा फैक्ट है आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न। अशोक द्वारा अवंती महाजनपद को जीतकर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लेने का उल्लेख मिलता है। तो बुद्ध घोष की सामंत पासादिका, सामंत पासादिका की रचना किसने की है? बुद्ध घोष ने। एक फैक्ट आपका ये बन जाता है। फिर बात करें, मौर्य सम्राट अशोक का अशोक नाम मिलता है, कहाँ मिलता है? तो मास्की में मिलता है। और गुर्जरा, गुर्जरा कहाँ पर है? ये दतिया में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर नेटूर, उड़ेगोलम, ये लघु शिलालेख हैं जहाँ पर हमें अशोक के नाम मिलते हैं। फिर बात करें, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में अशोक को कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रियदर्शन कहा गया है इसमें। फिर 144वां प्रश्न है, किस लघु शिलालेख के अनुसार अशोक राजकुमार के रूप में सीहोर की गुफाओं में भिक्षुओं से मिलने गया तथा मानेम देश, संभवतः सीहोर क्षेत्र के उपनिथ विहार की यात्रा की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट एमपी है, वेरी 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 एमपी है ये फैक्ट। मानेम देश आ सकता है, सीहोर की भिक्षुओं से मिलने का वर्णन आ सकता है, अभिलेख पूछा जा सकता है, उपनीत विहार पूछा जा सकता है। इसमें कितने प्रश्न हैं आप देख लीजिए, 3-4 प्रश्न सीधे बन जाते हैं आपके। और बात, इसका आंसर क्या होगा? बुधनी अभिलेख, जिसे पान गुराड़िया अभिलेख भी कहा जाता है। इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक राजकुमार के रूप में सीहोर की गुफाओं में भिक्षुओं से मिलने गया था। और मानेम देश के उपनीत विहार, मानेम देश किसे कहते हैं? सीहोर क्षेत्र को कहा जाता था तत्कालीन समय में। वहाँ पर एक उपनीत विहार था जिसकी यात्रा उसने की थी। किसने? अशोक ने, ध्यान रखिएगा। फिर है, अशोक के शासनकाल में उज्जैनी का प्रांतपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो कुणाल को उज्जैनी का प्रांतपाल नियुक्त किया गया था। और कुणाल कौन था? यह अशोक का पुत्र था। फिर देखें अगला प्रश्न, अशोक के पौत्र संप्रीति ने उज्जैन में कितने वर्षों तक शासन किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इन्होंने 8 वर्षों तक शासन किया था। आगे देखें, अशोक के पौत्र संप्रीति की राजधानी थी, कहाँ पर थी? उज्जैनी थी। फिर बात करें, बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन का नाम क्या मिलता है? तो अच्युतगामी मिलता है उज्जैन का नाम। महाभारत काल में उज्जैन का नाम क्या मिलता है? तो महाभारत काल में इसे सांदीपनी आश्रम कहा जाता था, जहाँ पर कृष्ण, सुदामा और उनके भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी गुरु सांदीपनी से। आगे बढ़ते हैं, शुंग वंश के वंशज संबंधित थे किससे? उज्जैन से संबंधित थे। उज्जैन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है प्राचीन काल से वर्तमान काल तक, इसलिए उसके प्रश्न भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, शासक बनने से पूर्व पुष्यमित्र शुंग मौर्यों के अधीन कहाँ का प्रशासक था? तो यह अवंती का प्रशासक था। ठीक है। फिर है, किस शुंग शासक ने सांची स्तूप के तोरण द्वार बनवाए थे? पुष्यमित्र शुंग ने। अब इसके बारे में दो मत मिलते हैं विद्वानों के। एक तरफ तो कहा जाता है कि किसने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था, कौन शुंग शासक था जिसने सांची स्तूप को नष्ट किया था? तो कुछ लोग बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था, लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी यह प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप के तोरण द्वार बनवाए थे, मतलब उसने नष्ट नहीं किया था। हो सकता है उसने कुछ का वहाँ पर निर्माण कार्य के समय कुछ अलग तुड़वाया हो या कुछ किया हो, जैसा भी है आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। एक तो नष्ट करने वाला भी और एक आपको ये तोरण द्वार बनवाने वाला भी, दोनों फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, हर्षचरित एवं पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने युवराज अग्निमित्र को कहाँ का शासक बनाया था? किसके अनुसार? पुराण और हर्षचरित के अनुसार। तो विदिशा का शासक बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने युवराज अग्निमित्र को। यहाँ पर भी आपको 2-3 प्रश्न बन जाएंगे, आप खुद सोच के देखिएगा क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। फिर है, मेरुतुंग करत थेरावली में अवंती के शासकों की वंशावलियों में किस शुंग शासक का नाम मिलता है? तो यहाँ हमें पुष्यमित्र शुंग का नाम मिलता है। शुंग वंश के किस क्रम के शासक भागवत या भागभद्र के समय यूनानी राजा एंटिओलकिडस का राजदूत हेलियोडोरस वैश्यनगर विदिशा आया था? तो 9वां शासक था कौन? भागभद्र या भागवत?
यह शुंग वंश का 9वां शासक था। इसके समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था और गरुड़ स्तंभ के बारे में आपको शुरुआत में काफ़ी प्रश्न बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वैष्णव मत का साक्ष्य है कहाँ पर? बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ, क्योंकि हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना के साथ ही भागवत धर्म अपना लिया था, इसलिए भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, वैष्णव या भागवत धर्म। तो प्राचीनतम साक्ष्य कौन हो गया यहाँ पर? मध्य प्रदेश में बेशनगर स्थित गरुड़ स्तंभ या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं इसे, या खाम बाबा भी आपको बताया था मैंने एक नाम, खाम बाबा भी इसे स्थानीय लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा तीनों नाम। फिर है, कौन से सातवाहन शासक ने पश्चिमी मालवा एवं अनूप तक अधिकार कर लिया था? तो सातकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा और अनूप तक पर अधिकार कर लिया था। फिर बात करें पूर्वी मालवा, जिसे क्या कहते थे, अकर क्षेत्र को टोलमी ने किस नाम से संबोधित किया है? तो टोलमी ने पूर्वी मालवा या अकर को कोशा नाम से संबोधित किया है, ध्यान रखना है। फिर है, किस ग्रंथ के अनुसार मथुरा के शक मूलतः उज्जैनी के निवासी थे? कौन सा ग्रंथ बताता हमें? तो जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक हमें बताता है कि मथुरा के जो शक थे वह मूलतः उज्जैनी के निवासी थे। ठीक है। फिर है, मध्य प्रदेश में शक क्षत्रप नहपान का राज्य कहाँ तक फैला था? तो मंदसौर और उज्जैन तक फैला हुआ था नहपान का राज्य। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर है, कामर्दक वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो काठियावाड़ एवं उज्जैन में था। कामर्दक वंश का संस्थापक की बात करें तो चष्टन ने स्थापना की थी कामर्दक वंश की। कामर्दक वंश का शासक चष्टन की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी में इसकी राजधानी थी। चष्टन के सिक्के उज्जैन के अलावा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हमें शिवपुरी से इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। फिर बात करें, टोलमी ने किसे ओजोन उज्जैनी का राजा बताया है? टोलमी फिर आ गया, तो इसने चष्टन को उज्जैनी का राजा बताया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, रुद्रसेन प्रथम के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शिवपुरी, सांची और सिवनी से हमें प्राप्त होते हैं रुद्रसेन प्रथम के सिक्के। कौन से शक शासक के अभिलेख एरण एवं सांची के समीप कानाखेड़ा से प्राप्त हुए हैं? तो श्रीधर वर्मन के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जो कि शक शासक था। फिर बात करें, किस नगर को पृथ्वी का नाभि स्थल क्या कहा गया है? नाभि स्थल कहा गया है, तो वह कौन है? उज्जैन को पृथ्वी का नाभि स्थल कहा जाता है। फिर उज्जैन से प्रश्न आ गया, ठीक है। फिर किस वंश के पतन के पश्चात नाग वंश के शासकों का उत्कर्ष हुआ था? तो कुषाण वंश। कुषाण वंश के पतन के बाद कौन सा वंश? नाग वंश का उत्कर्ष हुआ। फिर बात करें, विदिशा क्षेत्र में नाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वृषनाग ने विदिशा क्षेत्र में नाग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके मेंस के लिए भी, एमपीपीएससी वालों के लिए जो मेंस एग्जाम है उसमें भी ये वंश काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। फिर बात करें 171 पे, वृषनाग का एक सिक्का जो ग्वालियर संग्रहालय में संरक्षित है कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह विदिशा से प्राप्त हुआ था। फिर बात करें भीमनाग, जिसने 210 से 230 तक, कब तक? 210 से 230 तक शासन किया भीमनाग ने। तो इसके बारे में क्या बताना आपको? नागवंश की राजधानी विदिशा से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो भीमनाग ने विदिशा से राजधानी पद्मावती स्थानांतरित कर ली थी। फिर बात करें, पद्मावती में स्वर्ण बिंदु नामक शिवलिंगम की स्थापना किसने की थी? तो भूत नंदी ने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी आपके लिए, किसने की थी? भूत नंदी ने की थी शिवलिंगम की स्थापना, किस नाम से? स्वर्ण बिंदु नाम से। फिर है, नागवंश के अधिकांश सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो पवाया से प्राप्त होते हैं नागवंश के अधिकांश सिक्के। फिर बात करें, विदिशा तथा पद्मावती के अतिरिक्त पुराणों के अनुसार कहाँ नागों की एक राजधानी थी? किसके बात हो रही है? विदिशा और पद्मावती के अलावा पुराणों की माने तो नागों की एक और राजधानी थी, कहाँ पर? कांतिपुरी में थी, जिसे क्या कहा जाता है? आधुनिक कुतवार कहा जाता है। और ये कुतवार कहाँ पर आता है? मुरैना जिला में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 2-3 फैक्ट यहाँ भी बन जाते हैं। फिर देखें अगला प्रश्न, भारशिव नागों का उत्थान लगभग 147 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सम्राट नवनाग के नेतृत्व में भारशिव नागों का उत्थान 147 ईस्वी में हुआ था। फिर बात करें, भारशिव नागवंश का संस्थापक कौन था? तो नवनाग था भारशिव नागवंश का संस्थापक।
फिर बात करें नवनाग ने सर्वप्रथम अपना राज्य स्थापित किया था, तो कांतिपुरी में स्थापित किया था। फिर अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में विदिशा में नागवंश का संस्थापक कौन था, तो वृषनाग था। फिर बात करें किस ग्रंथ में उज्जैनी को पृथ्वी का भूषण कहा गया है, फिर उज्जैनी का प्रश्न आ गया आपके लिए, तो कथा सरित सागर में उज्जैनी को पृथ्वी का भूषण कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए, साची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है, क्या कहा गया है साची अभिलेख में? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया है। कुमार गुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है, तो मंदसौर अभिलेख जो है उससे हमें कुमार गुप्त के शासन की जानकारी मिलती है, जो कि गुप्त शासक था। फिर है 83 दोस्तों, 83 पे क्या है, अंतिम गुप्त शासक कौन था जिसका अभिलेख एरन सागर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, तो भानुगुप्त था अंतिम गुप्त शासक जिसका हमें अभिलेख प्राप्त होता है एरन से। एरन कहाँ पर? सागर में है, सागर जिला में आता है एरन। आगे बढ़ते हैं, नचना कुठार का पार्वती मंदिर किस काल का है, तो गुप्त काल का है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह सतना जिले में आता है भुमरा का शिव मंदिर। आगे देखें, अगला प्रश्न है, ओलिकर वंशीय शासक पूर्व में किसके सामंत थे, तो यह गुप्तों के सामंत हुआ करते थे ओलिकर वंश के शासक। फिर बात करें, हूण नरेश मिहिर कुल का अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो इसका एक अभिलेख हमें ग्वालियर से मिलता है, किसका? मिहिर कुल का, जो कि तोरमान का पुत्र था और ये हूण थे। आगे बात करें, रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है कहाँ पर? दशपुर मंदसौर शिलालेख से हमें रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। फिर बात करें किस शिलालेख से बंधु वर्मन, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट आ चुका है आपके लिए फिर से, बंधु वर्मन द्वारा मालवा के दशपुर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए जाने की जानकारी मिलती है, तो दशपुर शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि बंधु वर्मन ने मालवा के दशपुर में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर बात करें, हेनस्वांग ने किसको पंच भारत का स्वामी कहा है, किसे कहा है पंच भारत का स्वामी? तो हूण शासक मिहिर कुल को हेनस्वांग ने पंच भारत का स्वामी कहा है। और हेनस्वांग कौन था? यह एक चीनी यात्री था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस वंश के पतन के पश्चात बलखा, जिसे बाघ वंश भी कहा जाता है, स्थापित हुआ था? तो ओलिकर वंश की पतन के पश्चात बलखा या बाघ वंश स्थापित हुआ था। अब बलखा वंश की राजधानी कहाँ थी, तो बाघ थी, जो कि धार में आता है। फिर बात करें उच्चकल्प वंश की राजधानी कहाँ थी, तो उच्चकल्प इसकी राजधानी, या उच्चकल्पा भी कहते हैं इसे, उचेरा सतना में उच्चकल्प की राजधानी थी। मध्य प्रदेश में उच्चकल्प वंश का शासन कहाँ पर था, तो बघेलखंड अंचल में इसका शासन हमें देखने को मिलता है। फिर बात करें उच्चकल्प वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो महाराज सर्वनाथ उच्चकल्प वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, बुंदेलखंड की पूर्व नागौद एवं जसोर रियासतों में 475 ईस्वी के लगभग किस राजवंश ने शासन किया था, तो परिव्राजक राजवंश ने शासन किया था। अब परिव्राजक राजवंश का प्रथम उल्लेखनीय शासक कौन था, तो महाराज हस्तिन आपको मिलेंगे परिव्राजक वंश के प्रथम उल्लेखनीय शासक। परिव्राजक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं, तो एक तो खो से, जबलपुर से, बैतूल से, भुमरा से और मझगवा से परिव्राजक वंश से संबंधित अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखें, परिव्राजक वंश के शासक हस्तिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो यह था संक्षोभ। संक्षोभ किसका उत्तराधिकारी था? हस्तिन का उत्तराधिकारी था। फिर बात करें परिव्राजक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो संक्षोभ ही वह अंतिम शासक था परिव्राजक वंश का। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, मैकाल राज्य के प्रारंभिक शासक कौन हुए, तो मैकाल राज्य के जयबल और वत्सराज प्रारंभिक शासक थे। फिर बोले अगला प्रश्न, वाकटकों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो बुंदेलखंड बताया जाता है वाकटकों का मूल निवास स्थान। वाकटक राजवंश के संस्थापक की बात करें तो कौन था, तो विंध्य शक्ति ने वाकटक वंश की स्थापना की थी। फिर बात करें प्रवरसेन द्वितीय के शिलालेख मध्य प्रदेश के कौन से जिलों से प्राप्त हुए हैं, तो यह हमें बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से मिलते हैं। फिर आ जाता है आपके लिए बालाघाट में
बालाघाट अभिलेख की बात हो रही है। बालाघाट अभिलेख में परम भागवत किस शासक को कहा गया है? तो पृथ्वीसेन द्वितीय को बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। फिर है वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी? तो भट्टारक नामक व्यक्ति ने वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना की थी। मैत्रक वंश के प्रारंभिक शासक किसके सामंत थे? तो यह गुप्तों के सामंत हुआ करते थे मैत्रक वंश के शासक भी। फिर बात करें मैत्रक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शीलादित्य सप्तम मैत्रक वंश का अंतिम शासक था। फिर बात करें मालवा पर शासनरत हर्षवर्धन के समकालीन वल्लभी वंश का शासक कौन था? इसलिए यहाँ पर वल्लभी के कुछ प्रश्न रखे गए हैं मैत्रक वंश के, क्योंकि ये आपके सामने आ गया मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न। तो यहाँ पर ध्रुवसेन द्वितीय शासन कर रहा था हर्षवर्धन के समकालीन। फिर बात करें मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिवर्मा था मोखरी वंश का संस्थापक। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके लिए दोस्तों। आसिरगढ़ के किले से मोखरी वंश के कौन से शासक का एक ताम्र मुहर लेख मिला है? तो महाराजाधिराज शर्ववर्मा का एक ताम्र मुहर लेख प्राप्त हुआ है असीरगढ़ के किले से, जो कि कहाँ आता है? बुरहानपुर में। फिर बात करें दंती दुर्ग ने कहाँ हिरण्य गर्भदान किया था? तो उज्जैनी में। इस पर आप वेरी 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 जितने भी वेरी लगा सकते हैं लगा लीजिए और उसके बाद IMP लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है प्रश्न। फिर बात करें मालवा पर अधिकार सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रकूट शासक कृष्णा द्वितीय को किस गुज्जर प्रतिहार शासक से युद्ध करना पड़ा था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजा भोज होगा इसका आंसर। फिर बात करें राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्णा तृतीय का नाम छिंदवाड़ा जिले के कौन से अभिलेख में मिलता है? तो नीलकंठी शिलालेख में हमें राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्णा तृतीय का नाम प्राप्त होता है। वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था? इसने कालप्रिय मंदिर को नष्ट कर दिया था। कौन था? यह था इंद्र तृतीय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हेनस्वांग के अनुसार हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से किसने रोका था? तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से रोक दिया था। फिर है 7वीं सदी के आरंभ में किस चालुक्य शासक का अधिकार दक्षिणी मध्य प्रदेश पर था? तो क्या होगा आंसर इसका? पुलकेशिन द्वितीय का। फिर बात करें शैल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीवर्धन था शैल वंश का प्रथम शासक। अगला प्रश्न है दोस्तों शैल वंश के किस शासक को विंध्य का स्वामी बताया गया है? तो इसका आंसर होगा श्रीवर्धन द्वितीय को विंध्य का स्वामी बताया गया है। फिर है 730 ईस्वी के लगभग नागभट्ट प्रथम ने कहाँ गुज्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने उज्जैनी में स्थापना की थी 730 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ पर? उज्जैन, अवंती को राजधानी बनाया था इन्होंने। फिर बात करें जैन ग्रंथ कुलयमाला एवं हरिवंश पुराण के अनुसार गुज्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का शासन कहाँ था? तो इसके अनुसार कहाँ पर था? मालवा पर। फिर बात करते हैं मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी को ग्वालियर अभिलेख में की उपाधि मिलती है। किसकी क्या मिलती है? तो मिहिर भोज की अधिवराह उपाधि मिलती है हमें ग्वालियर अभिलेख में। फिर बात करें कलचुरी वंशी गुणाम्बी बोधिदेव किसका सामंत था? तो यह मिहिर भोज प्रथम का सामंत था। किस ग्रंथ के अनुसार गुज्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज से राजधानी गोपगिरी, जिसे ग्वालियर भी कहा जाता है, स्थानांतरित की थी? तो प्रबंध कोश ग्रंथ से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है मिहिर भोज ने अपने राज्य को सुसंगठित करते हुए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया? तो बुंदेलखंड क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। माहिष्मती के कलचुरियों ने अपना कलचुरी संवत कब स्थापित किया था? 248 ईस्वी में स्थापित किया था इन्होंने अपना कलचुरी संवत। फिर बात करें माहिष्मती के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कृष्णराज था, जो कि 550 से 575 ईस्वी तक शासन करता है।
फिर है माहिष्मति के कलचुरी वंश का अंतिम ज्ञात राजा कौन था, बताना आपको। तो कौन था, बुद्धराज था, जिसने 600 से 620 ईस्वी तक शासन किया था। फिर बात करें बुद्धराज को किसने पराजित किया था, तो चालुक्य शासक था एक मंगलेश नाम का, जिसने बुद्धराज को पराजित किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए, त्रिपुरी शाखा के कलचुरियों के राज्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो डाहल मंडल कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न भी। मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है, तो हरदा में स्थित है मकड़ाई का किला। फिर बात करें त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो वाम राजदेव या वाप राजदेव भी आपको मिलेगा नाम इसका। तो यह त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक था। कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक, अब इसे संस्थापक माना जाता है लेकिन वास्तविक संस्थापक कोपकल्ल प्रथम को माना जाता है त्रिपुरी शाखा का। फिर बात करें त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश के किस शासक ने त्रिलिंगा अधिपति की उपाधि धारण की थी, तो कोकल्ल प्रथम ने त्रिलिंगा अधिपति की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, युवराज देव प्रथम का अन्य नाम था, क्या नाम था, केयूर वर्ष या कपूर वर्ष, इनका एक अन्य नाम आपको मिलेगा। युवराज देव प्रथम की शासन अवधि कब तक रही, 915 से 945 ईस्वी तक। कलचुरी वंश के किस शासक को कवि राजशेखर ने उज्जैनी भुजंग कहा था, यह प्रश्न भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, दोनों आईएमपी प्रश्न है, फिर आ सकते हैं, ठीक है। तो युवराज देव प्रथम को राजशेखर ने उज्जैनी भुजंग कहा था। फिर बात करें युवराज देव के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, तो राजशेखर की नाटक है एक, जिसका नाम क्या है, विद्यशाल भंजिका, जिससे हमें युवराज देव के संबंध में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। युवराज देव ने उपाधियां धारण की थी कौन कौन सी, एक तो परमेश्वर की, फिर चक्रवर्ती की, फिर त्रिलिंगा अधिपति की, ये उपाधियां युवराज देव प्रथम ने धारण की थी। आगे बात करें, युवराज देव प्रथम के संरक्षण में राजशेखर ने रचना की थी कौन कौन से ग्रंथ, एक तो काव्य मीमांसा और विद्यशाल भंजिका, ये दो ग्रंथ राजशेखर ने युवराज देव प्रथम के संरक्षण में रचना की थी इनकी। फिर बात करें, युवराज देव प्रथम ने भगवान विष्णु को समर्पित एक विराटेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, तो सोहागपुर शहडोल में इन्होंने विराटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर बात करें, युवराज देव ने गुजरात के चालुक्य वंशी राजा अवनी वर्मा की पुत्री से विवाह किया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था नोहला देवी, मतलब युवराज देव प्रथम ने नोहला देवी से विवाह किया था। फिर बात करें, विद्यशाल भंजिका का नायक राजशेखर ने किसको बनाया है, तो युवराज देव प्रथम को, जो कि केयूर वर्ष के नाम से आपको मिलेगा। फिर बात करें, युवराज देव प्रथम ने दमोह जिले की नोहटा तहसील में नोहलेश्वर शिव मंदिर कहाँ बनवाया, ये आपको ध्यान रखना है। दमोह जिले की नोहटा तहसील में नोहलेश्वर मंदिर का निर्माण किसके आग्रह पर करवाया था, तो नोहला देवी के आग्रह पर करवाया था। नोहला देवी कौन थी, ये आपको बता दिया ऊपर प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कारितलाई शिलालेख के अनुसार युवराज देव प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, तो भाक मिश्र या भामिश्र, इसके नाम आपको मिलेंगे, जो कि युवराज देव प्रथम का प्रधानमंत्री था। फिर बात करें, राजशेखर किस राजवंश का राज दरबार छोड़कर युवराज देव प्रथम की राज्यसभा में आए थे, तो गुज्जर प्रतिहार का राज दरबार छोड़कर युवराज देव की राज्यसभा में आ गए थे यह। फिर बात करें, युवराज देव प्रथम ने अपनी पुत्री, क्या नाम था इनकी पुत्री का, कंदक देवी था, का विवाह किसके साथ कराया था, तो राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष तृतीय से इन्होंने अपनी पुत्री कंदक देवी का विवाह करवा दिया था। फिर बात करें, अलबरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में गंगे देव का उल्लेख डाहल के शासक के रूप में किया है, और उसकी राजधानी थी, कहाँ पर थी उसकी राजधानी, गंगे देव की त्रिपुरी में थी। यहाँ पर आपके दो फैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें, अल्बेरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में किसका उल्लेख डाहल के शासक के रूप में किया है, तो गंगे देव का किया है। ये प्रश्न आपका अगला यहाँ पर मैंने अलग से बना दिया है, तो कैसे बन रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं में सर्वप्रथम किसने सिक्के जारी करवाए थे, तो गंगे देव ने, ये भी आपको आईएमपी लगा लेना चाहिए, इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि कलचुरी राजाओं में सर्वप्रथम किसने सिक्के जारी करवाए थे, तो गंगे देव ने जारी करवाए थे। और गंगे देव द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो टक
या गद्याणक कहा जाता था, टका या गद्याणक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा टका है यहाँ पर। फिर बात करें गंगेदेव ने कब तक शासन किया, तो 1015 से 1041 ईस्वी तक गंगेदेव ने शासन किया था, यह इनकी शासन अवधि थी। फिर बात करें किसके शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक था, तो वह लक्ष्मी कर्ण या जिसे कर्ण भी कहा जाता था, इसके समय कलचुरी साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सर्वाधिक था। फिर बात करें त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक कौन था, तो लक्ष्मी कर्ण त्रिपुरी शाखा का कलचुरी वंश की जो त्रिपुरी शाखा थी उसके महान और प्रतापी शासक लक्ष्मी कर्ण या कर्ण थे। आगे देखते हैं लक्ष्मी कर्ण ने बुंदेलखंड पर आक्रमण कर कब किया, 1051 ईस्वी में कर किसको पराजित करके जेजाक भुक्ति का प्रदेश अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था, तो चंदेल शासक था वहाँ पर, उसका नाम क्या था, देववर्मा। इसे पराजित करके जेजाक भुक्ति का प्रदेश अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। फिर बात करें कलचुरियों की त्रिपुरी शाखा का अंतिम ज्ञात शासक कौन था, तो त्रैलोक्य मल्ल कलचुरियों की त्रिपुरी शाखा का अंतिम ज्ञात शासक था। फिर बात करें लक्ष्मी कर्ण ने कौन सी पदवी धारण की थी, तो इसने त्रिकलिंगा अधिपति नाम की पदवी धारण की थी। फिर बात करें किस कलचुरी शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, तो यह लक्ष्मी कर्ण को कहा जाता है। फिर बात करें भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि गुप्त वंश के शासक है, और विसेंट स्मिथ ने इन्हें कहा है, ठीक है, विसेंट स्मिथ जो इतिहासकार है उन्होंने इसे कहा है भारत का नेपोलियन। और मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, मध्य भारत का नेपोलियन, एक और प्रश्न आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य भारत का नेपोलियन यशवंत राव को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न अभी आया होगा बीच में आपके लिए। ये तीनों नेपोलियन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो लक्ष्मी कर्ण ने अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, किस शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा, तो मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा। फिर बात करें मालवा के परमार शासक प्रारंभ में किसके सामंत थे, तो राष्ट्रकूटों के सामंत थे प्रारंभ में परमार शासक। परमार वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आपको पता होना चाहिए, उपेंद्र या कृष्णराज, ठीक है। किस परमार शासक के दरबार में सीता नामक कवियत्री निवास करती थी, तो उपेंद्र कृष्णराज के दरबार में सीता नामक कवियत्री रहती थी। किस परमार शासक का एक अन्य नाम वज्रट स्वामिन भी मिलता है हमें, तो बेरी सिंह द्वितीय का एक अन्य नाम क्या था, वज्रट स्वामिन था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस परमार शासक के अन्य नाम हर्ष सिंहदत्त भट्ट भी प्राप्त होते हैं, तो सीयक द्वितीय के। किस ग्रंथ में सीयक द्वितीय की विजयों का उल्लेख विस्तृत रूप से मिलता है, तो नव साहसांक चरित्र में सीयक द्वितीय की विजयों का विस्तृत उल्लेख हमें प्राप्त होता है। फिर बात करें किस परमार शासक के अन्य नाम मुंज उत्पल, यहाँ पर डबल आ गया, मुंज एवं उत्पल आदि थे, तो क्या होगा इसका आंसर वाकपति, जिसने 974 से 994 ईस्वी तक शासन किया। फिर बात करें प्रबंध चिंतामणि में किसके द्वारा तेलब को एक से अधिक बार पराजित करने का उल्लेख प्राप्त होता है, तो वाकपति द्वितीय द्वारा तेलब को एक से अधिक बार पराजित करने का उल्लेख मिलता है। फिर बात करें किस परमार शासक का विवाह नागवंश की राजकुमारी शशि प्रभा से हुआ था, तो सिंधुराज का शासनकाल कब तक रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है, 997 से 1010 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। फिर बात करें अगले प्रश्न की, सिंधुराज ने उपाधियां धारण की थी, यहाँ पर धारण एक ही है, धारण की थी कौन कौन सी, नवीन साहसांक, अवंती तिलक, अवंतीश्वर, मालवराज, ये उपाधियां किसने धारण की थी, सिंधुराज ने धारण की थी, जो कि परमार वंश का शासक था। फिर बात करें सिंधुराज की हूणों पर विजय का विवरण हमें कहाँ से मिलता है, तो नव सहसांक चरित्र से और उदयपुर प्रशस्ति से हमें प्राप्त होता है कि सिंधुराज ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। फिर बात करें राजा भोज द्वारा वास्तुशास्त्र पर रचित ग्रंथ कौन सा है, तो सम्रांगण सूत्रधार और युक्ति कल्पतरु की रचना राजा भोज ने की है, जो कि वास्तुशास्त्र पर आधारित ग्रंथ है।
फिर बात करें राजा भोज ने किसको कालिदास की उपाधि प्रदान की थी, किसे दी थी कालिदास की उपाधि। काफ़ी आईएमपी प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो कवि परिमल जिसे पद्मगुप्त भी कहा जाता है, उसे राजा भोज ने कालिदास की उपाधि प्रदान की थी। कौन सा परमार शासक कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध है, तो भोज परमार या राजा भोज, क्या आप कहते हैं इन्हें, राजा भोज भी कहा जाता है। इनकी शासन अवधि आपको क्या मिलेगी, 1010 से 1055, कहीं पर आपको 1015 से 1055 भी मिलेगी, अलग अलग तिथियां मिलती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजा भोज द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यह व्याकरण शास्त्र संबंधित है और पाणिनि के व्याकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। राजा भोज द्वारा रचित श्रृंगार प्रकाश संबंधित है, किससे, सौंदर्य शास्त्र से यह संबंधित है। फिर बात करें औषधि ज्ञान के महान विद्वान कौन थे, भाव मिश्र थे, और यह किसके दरबार में रहते थे, तो राजा भोज के दरबार में रहते थे भाव मिश्र, जो कि औषधि विज्ञान के महान विद्वान हुआ करते थे। फिर बात करें राजा भोज के दरबार में तिलक मंजरी का रचयिता कौन था, जिसने बाद में जैन धर्म अपना लिया था या स्वीकार कर लिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, धनपाल हो जाएगा इसका आंसर। फिर बात करें चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा भोज ने करवाया था चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, भोज ने भोजशाला का निर्माण कहाँ करवाया था, तो धारा नगरी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी की बात है तो परमार राजा भोज की राजसभा में कितने विद्वान थे, तो लगभग 500 विद्वान थे परमार राजा भोज की सभा में या राज्यसभा में, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, सन 1305 में महलक देव की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने कर दी थी, तो आइन मुल्क मुल्तानी ने कर दी थी। वाकपति 848 से 865 ईस्वी का क्रीड़ा स्थल बताया गया है, किसे बताया गया है, वाकपति का क्रीड़ा स्थल, विंध्यागिरी को वाकपति का क्रीड़ा स्थल बताया गया है। फिर बात करें किस अभिलेख के अनुसार चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पर चंदेल शासित क्षेत्र जैजाक भुक्ति पड़ा था, तो महोबा अभिलेख के अनुसार हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर बात करें चंदेल शासक धंग कब से कब तक 950 से 1002 तक का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौंडिन्य नामक व्यक्ति चंदेल शासक धंग का प्रधानमंत्री था। फिर बात करें मजुमदार ने विद्याधर की पीछे हटने की नीति को कहा है, क्या कहा है, भूमिदाह की नीति। फिर प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, चंदेल वंशी अंतिम शासक कौन था, तो हमीर वर्मा का नाम मिलता है, जो कि 1288 से 1311 ईस्वी तक शासन करता है। फिर बात करें किस शिलालेख में हमीर वर्मन को कालिंजर अधिपति कहा गया है, तो चरकरी शिलालेख में कहा गया है। चंदेल वंश की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो कालिंजर थी। फिर बात करें चंदेल वंश की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो खजुराहो में थी द्वितीय राजधानी। फिर बात करें 13वीं शताब्दी के अंत में किसने चंदेल वंश के शासन को अंततः समाप्त कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। फिर प्रश्न दोस्तों, कालिंजर जीतने के पश्चात किस चंदेल शासक ने कालिंजर अधिपति की उपाधि धारण की थी, तो त्रैलोक्य वर्मन ने उपाधि धारण की थी कालिंजर जीतने के बाद में, और इसका शासनकाल 1203 से 1245 ईस्वी तक रहा था। फिर आया प्रश्न आपके लिए, कच्छप घात राजवंश मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, तो उत्तरी भूभाग का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। कच्छप घात राजवंश का मूल स्थान कहाँ पर था, तो गोपाचल क्षेत्र में था, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर प्रश्न आपके लिए, कच्छप घात राजवंश की ग्वालियर शाखा का संस्थापक कौन था, तो राजा वज्रदामन ग्वालियर शाखा का संस्थापक था। फिर बात करें पूर्व में वज्रदामन की राजधानी कहाँ थी, तो सिहोनिया। मैंने कहा था आपको कि सिहोनिया के प्रश्न आपके लिए आएंगे आगे चलकर, ठीक है। अब ये कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा, अपने वीडियो देखते हुए आए यहाँ तक तो आपको याद होगा मैंने कहाँ बताया था इसका लोकेशन। देखते हैं अगला प्रश्न, सास बहु मंदिर अभिलेख तथा ग्वालियर संग्रहालय अभिलेख में किसे कच्छप घात वंश तिलकम और छोणीपति आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो वज्रदामन को कच्छप घात वंश तिलकम और छोणीपति की उपाधियों से
विभूषित किया गया है ग्वालियर संग्रहालय अभिलेख में। फिर बात करें मुरैना जिले के सिहोनिया, देखिए यहाँ पर आपको मिल गया लोकेशन, आंसर हो गया, क्षेत्र में स्थित कक्कन मठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कच्छप घाट शासक कीर्तिराज ने बनवाया था। कीर्तिराज ने किस रानी के नाम पर कक्कन मठ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो रानी कनकट्टे के नाम पर यह मंदिर बनवाया था उन्होंने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके लिए, कक्कन मठ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आसन नदी के किनारे आपको मिलेगा कक्कन मठ मंदिर। फिर बात करें सास बहु मंदिर अभिलेख में किस कच्छप घाट वंश के शासक को भुवनपाल एवं त्रिलोक्य मल्ल नामक उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो मूलदेव को। किस प्रशस्तिकार ने कच्छप घाट शासक महिपाल को भुवनेक मल्ल और कच्छ पारी कुलभूषण जैसे बिरुदों से अलंकृत किया है? तो मणिकंठ ने। फिर अगला प्रश्न है, नलपुर जिसे नरवर भी कहा जाता है, कि कच्छप घाट राजवंश का संस्थापक कौन था? कच्छप घाट वंश की अलग अलग शाखाएं थी, जिसमें आपकी एक तो हो गई कौन सी, ग्वालियर शाखा, फिर हो गई आपकी नरवर शाखा। और नरवर शाखा का संस्थापक कौन था? वज्रदामन का पुत्र जिसका नाम था सुमित्र, इसने कच्छप घाट वंश की नरवर शाखा की स्थापना की थी। फिर बात करें कच्छप घाट वंशीय नलपुर नरवर वर्तमान में स्थित है कहाँ पर? तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, नलपुर नरवर क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के अंतर्गत आता है यह। फिर बात करें कच्छप घाट कालीन दुब कुंड किस जिले में स्थित है? तो यह श्योपुर जिले में आता है दुब कुंड। दुब कुंड का प्राचीन नाम, वेरी IMP, इस पर भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और अभी तक पूछा नहीं गया है कहीं में, तो हो सकता है इस बार आपको कहीं पर देखने को मिल जाए। ठीक है, बात करते हैं इसका प्राचीन नाम क्या था दुब कुंड का? तो चंडोभा या डोभ आपको प्राप्त होगा। दुब कुंड के कच्छप घाट शासक प्रारंभ में किसके सामंत हुआ करते थे? तो चंदेलों के सामंत हुआ करते थे। फिर बात करें दुब कुंड का कच्छप घाट राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो युवराज दुब कुंड की कच्छप घाट राजवंश का प्रथम शासक था, जिसने 1000 से 1015 ईस्वी तक शासन किया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए, अभिलेखों में किसको कच्छप घाट कुलभूषण कहा गया है? तो युवराज को कच्छप घाट कुलभूषण कहा गया है। किस कच्छप घाट राजवंश के शासक ने 1018 ईस्वी में मालवा के राजा भोज को पराजित किया था? तो अर्जुन नामक शासक ने पराजित किया था, जिसका शासनकाल 1015 से 1035 ईस्वी तक आपको मिलेगा। फिर बात करें कच्छप घाट वंश की दुपकुंड शाखा के अंतर्गत प्रथम स्वतंत्र शासक, पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो विक्रम सिंह था, इसका शासनकाल आपको मिलेगा 1070 से 1100 ईस्वी तक। तोमर वंश आ गया दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण राजवंश मध्य प्रदेश का, इसका संस्थापक कौन था? तो वीर सिंह देव था। ये प्रश्न आ चुका है MPPSC में, और MPESB में भी यह प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल गया होगा। फिर बात करें वीर सिंह अवलोक और दुर्गा भक्ति तरंगिणी नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो वीर सिंह देव ने की थी, जो कि तोमर वंश का संस्थापक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए, कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन, ठीक है, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबेदीन को। अब बात करें किस तोमर शासक के मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो डूंगर सिंह या डूंगरेंद्र सिंह के मैत्रीपूर्ण संबंध थे जैनुल आबेदीन से। फिर बात करें तोमर वंश का सबसे प्रतापी शासक या राजा कौन था? तो राजा मानसिंह तोमर, 1486 से 1517 ईस्वी तक शासन किया और सिकंदर लोधी के समकालीन था दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, फिर बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, कौन सा तोमर शासक मारा गया था? तो विक्रमादित्य शासक जो था तोमर वंश का, वो मारा गया था, जो कि मानसिंह का पुत्र था। फिर बात करें मदन महल किला कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ग्वालियर का किला को। आगे देखते हैं, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो थॉमस रो आया था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी? तो यह मंडला की रानी थी। रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी? तो रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से थी। और यह दुर्गावती किस राजकुमारी थी? यह चंदेल राजकुमारी थी, चंदेल राजकुमारी थी, जिसका विवाह गोंड राजवंश में हुआ था। ठीक है, फिर बात करें गढ़ कटंगा
जिसे गोंडवाना कहते हैं, पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? तो 1564 ईस्वी में मुगल आक्रमण हुआ था गोंडवाना पर। अगला प्रश्न है 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा पर मुगल आक्रमण के समय मुगल सेनापति कौन था? तो अशफ खां के नेतृत्व में गढ़कटंगा पर मुगल आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, रानी दुर्गावती और मुगलों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो नरई नाला का युद्ध हुआ था। मध्य प्रदेश के राजगोंड राजाओं की राजधानी रामनगर के निर्माता कौन थे? तो राजा हरदय शाह थे। इन्होंने हरदय कौतुक नाम के ग्रंथ की रचना भी की है, संगीत के विद्वान भी थे यह। फिर बात करें सतना जिले की अमरपाटन तहसील के अंतर्गत आने वाले मुकुंदपुर में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? तो अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था मुकुंदपुर में। आगे प्रश्न है किसकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश में मुगल शासन कमजोर हो गया? तो औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? आलमगीर। और जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसके नाम आपको ये भी मिलेंगे, आलमगीर और जिंदा पीर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के किस स्थान में हुई थी? तो बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास किस वर्ष अपना जीवन गंवा दिया था? तो 1858 में अपना जीवन गंवा दिया था इन्होंने। रामगढ़ की किस रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया? तो रानी अवंतीबाई लोधी ने इनके विरुद्ध युद्ध किया था। परमार के परिवार को द्वारा स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा। अभी बताया था आपको, राष्ट्रकूटों के सामंत थे, इसलिए इसका आंसर क्या है? राष्ट्रकूट। राजा भोज ने शासन किया था कहाँ पर? धार नगरी पर शासन किया था। अगला प्रश्न आपके लिए परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो राजा भोज सर्वाधिक प्रतापी राजा था परमार वंश का। परमार वंश भोजदेव ने, परमार वंश के यहाँ पर कर लीजिए, भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? तो धार को इन्होंने राजधानी बना लिया था। फिर बात करें खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो का उल्लेख के द्वारा मोहम्मद गजनवी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया है? तो यह अलबेरुनी के द्वारा किया गया है खजुराहो का उल्लेख। चंदेल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक था 831 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न धंगदेव किस वंश का शासक था? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था धंगदेव। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए थे? तो चंदेल वंश ने दिए हैं। अलाह और उदल संबंधित थे किससे? महोबा से संबंधित थे। लोक कथाओं में वर्णित अलाह उदल सेनापति थे, किसके सेनापति थे? चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। यहाँ पर आपको सब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्योंकि पीवाईक्यू का दौर शुरू हो चुका है। इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ शासन किया था? मालवा में। होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर थे। मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मल्हार राव होलकर को। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा ने कौन सी कला को प्रेरित किया था? तो यहाँ पर होगा महेश्वरी साड़ी, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है और मध्य प्रदेश की पहचान बना हुआ है। आगे देखते हैं विख्यात रानी अहिल्याबाई कौन से स्थान से संबंधित थी? तो महेश्वर से शासन किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं 1818 ईस्वी तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मालवा की राजधानी महेश्वर थी। फिर आगे क्या हुआ 1818 ईस्वी में महेश्वर से इंदौर राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मल्हार राव होलकर तृतीय ने क्या किया? इंदौर राजधानी स्थानांतरित कर ली। कहाँ से? महेश्वर से इंदौर पहुँच गए। फिर आ गया प्रश्न आपके लिए भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? तो यशवंतराव होलकर को मध्य भारत या मध्यकालीन नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। फिर बात करें अंतिम होलकर शासक कौन था? तो यशवंतराव था। अगला प्रश्न है इंदौर के समीप स्थित मऊ छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति के समय विद्रोह किसने किया था? तो शहादत खान ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी।
ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो राणोजी सिंधिया था। फिर बात करें महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? तो मानसिंह ने धोखा दिया था। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ पर? शिवपुरी में। फिर बात करें अंग्रेज सेनापति तात्या टोपे को उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति और बहादुरी के कारण किन नामों से जानते हैं? तो भारतीय चीता या भारतीय गेरीबाल्डी के नाम से इन्हें जाना जाता है। किन्हें? तात्या टोपे को। मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह 3 जून 1857 को नीमच छावनी से शुरू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के कब्जे में धार का किला किस तारीख तक रहा? तो 31 नवंबर 1857 तक बना रहा। फिर बात करें किस वंश की राजधानी ओरछा में थी? तो बुंदेला वंश की राजधानी थी। कहाँ पर? ओरछा में। ओरछा की स्थापना 1531 में किसने की थी? तो रुद्र प्रताप बुंदेला ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। फिर है प्रश्न, प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से? एरन सागर से मिला है। होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो 14वीं सदी में स्थापना की थी। दिलावर खां ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ की थी? मांडू में। फिर बात करें 14वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ जिसकी राजधानी कहाँ पर थी? मांडू में। मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो ये भी मांडू में हुआ करती थी। उज्जैन के बाद अब मांडू के प्रश्न काफ़ी आपको देखने को मिल रहे हैं। मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को किसने पराजित किया था? तो अकबर की सेना ने पराजित किया था और इसे रानी दुर्गावती ने भी पराजित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, रानी दुर्गावती ने भी इसे पराजित किया था। वर्तमान भोपाल राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्त मोहम्मद खान था। जनरल दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? तो यह अफगान थे, अफगानिस्तान से संबंधित थे यह। फिर देखते हैं भोपाल में गौहर महल 1816 में के अंतर्गत आता था? नवाबों के अंतर्गत आता था। फिर है भोपाल की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुदसिया बेगम ने भोपाल की जामा मस्जिद बनवाई थी, कुदसिया बेगम। अगला प्रश्न दोस्तों, ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो सुल्तान जहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था। भोपाल राज्य किस वर्ष में एक ब्रिटिश संरक्षक राज्य बन गया था? तो वर्ष 1818 में। फिर बात करें भोपाल के युद्ध 1737 में जो हुआ था, पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? तो हैदराबाद के निजाम को पराजित कर दिया था। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? तो यह धार के किले में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न, परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? धार में थी। फिर बात करें राजा भोज एक परमार राजा थे। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? संस्कृत अध्ययन का। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? तो बुंदेलखंड पे इन्होंने शासन किया था। फिर बात करें राजा छत्रसाल के पिता का नाम क्या था? तो चंपत राय इनके पिता का नाम था। फिर बात करें बुंदेलखंड केसरी के नाम से जाने जाते हैं या प्रसिद्ध थे महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया था? तो राजा छत्रसाल ने यह कार्य किया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो त्रिपुरी में थी कलचुरी शासकों की राजधानी। ग्वालियर के तोमर वंश का संस्थापक कहाँ था? वीर सिंह देव। यह रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा इसमें। राजा मानसिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के राजा थे। 1517 ईस्वी में ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था? तो इब्राहिम लोधी ने हराया था 1517 ईस्वी में, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था। फिर बात करें कौन से राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मानसिंह तोमर थे। इन्होंने मान कोतूहल ग्रंथ की रचना की है। कौन सी? मान कोतूहल। ध्यान रखना है आपको, मान कोतूहल पूछा जाता है परीक्षाओं में। मान कोतूहल ग्रंथ की रचना किसने की थी? राजा मानसिंह ने की थी। ग्वालियर के अंतिम महाराज कौन थे? तो जीवाजी राव थे। ये ग्वालियर रियासत की बात हो रही है। ग्वालियर रियासत की बात में अंतिम शासक कौन हुआ? जीवाजी राव हुए। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? इतिहास के अनुसार बात करें तो सूरज सिंह ऐतिहासिक रूप से ग्वालियर के संस्थापक माने जाते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भाभरा में हुआ था। और ये कहाँ आता है? अलीराजपुर, जिसका नाम पहले क्या था? अलीराजपुर था।
अब क्या हो गया है, अलीराजपुर हो गया है। अनाराम सिखाया जा रहा है, पहले अनार का था, अब आम का हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर बात करें शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा अलीराजपुर में कब हुआ था, तो 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद कुछ समय के लिए भूमिगत थे, तो ओरछा में थे। 27 फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ मारा गया था, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान क्या कहते हैं, प्रयागराज कहा जाता है, ध्यान रखिए। फिर बात करें जबलपुर सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था जबलपुर सत्याग्रह। अमझेरा रियासत का संबंध किस जिले से था, तो धार से संबंधित थे, ठीक है। राजा नल की राजधानी नरवर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके लिए, चंदेरी के शासक राजा कीर्तिपाल किस राजवंश के थे, तो प्रतिहार राजवंश के शासक थे राजा कीर्तिपाल, चंदेरी के शासक जो हुए। फिर बात करें, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान कौन चंदेरी का राजा था, तो राजा शिशुपाल चंदेरी का शासक हुआ करता था महाभारत काल में। फिर बात करें, दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्ययुगीन समय में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। वर्तमान मध्य प्रदेश के किस शहर के बारे में बात की जा रही है, तो यह सिरोंज, सिरोंज की बात की जा रही है। फिर बात करें, किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था, तो 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा जमा लिया था। फिर बात करें, कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहा की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो सिहोनिया। फिर आ गया सिहोनिया, मैंने कहा था आपसे सिहोनिया के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी रहा, तो वर्ष 1956 तक राजधानी रहा। किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, तो जननायक टंट्या भील या तात्या भील को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। सातवाहन शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो विदिशा से प्राप्त हुए हैं। हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो मिनांडर के सिक्के हमें बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। आभिर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से रहा है, तो बुरहानपुर जिले से रहा है। अभी पूछा गया था एमपीपीएससी के पिछले एग्जाम में, आभिर संवत का किसने शुरू किया था, ठीक है। तो आभिर वंश भी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि उसके आसपास के प्रश्न पूछ लेता है आयोग। देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था, तो बघेलखंड क्षेत्र पर था। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो त्रिपुरी जबलपुर में प्राप्त हुए हैं। वाकटक राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस भूभाग से था, तो बुंदेलखंड से संबंधित था। किस गुप्त वंश के शासक ने मध्य प्रदेश में अवस्थित एरण सागर में स्मारक का निर्माण कराया था, तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है, तो दमोह से प्राप्त हुई है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मंदसौर के समीप स्थित दसपुर नामक स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो कुमारगुप्त द्वितीय ने भी करवाया था। और इसके गुप्ता कौन थे, बंधु वर्मा की बात हुई है, उनके द्वारा करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणा कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है, तो यह गुप्त वंश का से संबंधित मंदिर है, जो कि दक्षिणा कुठार में पार्वती जी का मंदिर है। मध्य प्रदेश में ओलिकर वंश के अभिलेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो भोपाल, नरसिंहपुर, राजगढ़, चित्तौड़गढ़, भानपुरा आदि से ओलिकर वंश के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। किस शासक को जनेन्द्र, राजाधिराज, नराधिपति, परमेश्वर आदि उपाधियों से अलंकृत किया गया है, तो यशोधर्मन को। प्रसिद्ध हुण शासक तोरमाण ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसका पुत्र कौन था, मिहिर कुल था। कौन, मिहिर कुल इसका पुत्र था, जिसे किसने हराया था, यशोधर्मन ने पराजित किया था, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध शासक हस्तिन का संबंध किस राजवंश से था, तो परिव्राजक राजवंश से था, मैंने बता दिया पहले आपको। निमाड़ क्षेत्र के रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो भीमा नायक को। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बंजारे सिंह कोरकू, आदिवासी नेतृत्वकर्ता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी थे।
फिर बात करें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो नागपुर में 1891 में हुआ था। जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1915 में हुई थी। पंजाब में हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ये खंडवा जिले से संबंधित है। 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंददास के नेतृत्व में शुरू किया गया था। चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया था परमार्दी देव को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ग्वालियर के शासक लोहंग देव को किसने पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहाँ पर है, खरगोन में। खरगोन में कहाँ पर, रावरखेड़ी। कहाँ पर, रावरखेड़ी में, नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलेगी। फिर बात करें मध्य प्रदेश में होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1732 में होलकर राज्य स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में। यशवंतराव होलकर की तुलना नेपोलियन से किसने की है, मैंने बताया था आपको, तो किसने की थी, एनएस इनामदार ने की थी। फिर इंदौर, नागपुर और रीवा राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आने वाला युद्ध कौन सा था, तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध था। अगला प्रश्न है, मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो भिंड के अलमपुर में आपको मिलेगी। फिर बात करें मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, तो चरण पादुका नरसंहार। फिर बात करें चरण पादुका नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो एजेंट फिशर ने दिया था। कहाँ पर हुआ था, छतरपुर में। ठीक है। फिर बात करें मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था, तो रानी दुर्गावती ने 1564, जो मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो यह मंडला जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान कछवाहों की राजधानी के लिए जाना जाता है, तो खजुराहो। अंतिम गौण शासक कौन थे, नरहरि शाह का नाम मिलता है अंतिम गौण शासक के रूप में। फिर बात करें हे राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कीर्तिवीर्य अर्जुन था। महेशमती नगर को किसने बसाया था, तो हे राजाओं ने बसाया था। अबुल फजल की हत्या किसने की थी, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी अबुल फजल की हत्या। और किसके कहने पर अबुल फजल ने वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर की थी, तो मुगल शासक जहांगीर, या इसका जब नाम सलीम था क्योंकि शासक नहीं बना था ये। फिर बात करें कलचुरी वंश के शासक को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, तो कर्णदेव का मैंने बताया था शुरुआत में आपको। फिर बात करें परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में से मालवा के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ, तो वाकपति मुंज के समय। फिर बात करें निमाड़ में स्वतंत्र फारूकी शासन की स्थापना किसने की थी, तो मलिक रजा ने की थी। बटेश्वर समूह के मंदिर किस जिले में स्थित है, तो बटेश्वर और नरेश्वर बटेश्वर दो मिलेंगे आपको समूह, ये आपको मिलेगा मुरैना में। अगला प्रश्न है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित था, तो गोंड राजवंश से संबंधित था। महाजन गोलीकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो सतना जिले से संबंधित है महाजन गोलीकांड। कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त थे त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया। फिर बात करें भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1737 में हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई थी, तो बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई, तो 10 फरवरी 1858 को दी गई थी, मतलब कि 1857 क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। फिर बात करें चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है, यहाँ पर शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्म के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। चंदेल वंश के किस शासक को 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी से कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था, तो कीरत सिंह से हुआ था। फिर बात करें अभीर वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो मंडुलक चूड़ासन अभीर वंश के अंतिम शासक थे। अभीर वंश का संस्थापक कौन था, ईश्वर सेन था। इसी ने अभीर संवत भी चलाया था। अगला प्रश्न है, अभीर संवत किसने प्रारंभ किया था, मैंने बताया आपको, ईश्वर सेन ने। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची स्तूप की रचना कैसी है, संरचना अर्धवृत्ताकार आपको मिलेगी। सांची स्तूप का संबंध किस काल से है, तो यह आपको मौर्य और मौर्योत्तर दोनों कालों संबंधित है यह। फिर बात करें बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है, तो बाघ की गुफाओं में आपको मिलेगा पद्म पाणी का चित्र। कालिदास कृत संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था, अग्निमित्र था।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम अच्युतगामी उल्लेखित है। महाभारत काल में क्या कहा जाता था? संदीपनी आश्रम। ये शुरुआत में आपका प्रश्न मैंने बता दिया था, रिपीट हो गया यहाँ पर। फिर बात करें, अग्निमित्र ने किसे विदर्भ का राज्यपाल बनाया था? तो माधव सेन को विदर्भ का राज्यपाल बनाया था। बरहुत स्तूप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कनिंघम ने। कनिंघम कर लीजिएगा इसको। अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा नाम है इनका, और 1873 में इन्होंने बरहुत स्तूप को खोजा था। मध्य प्रदेश में बालाघाट से किसके सिक्के मिले हैं? तो मिनांडर के सिक्के मिले हैं बालाघाट से। चष्टन वंश कहाँ शासन करता था? तो काठियावाड़ और उज्जैन में शासन करता था चष्टन वंश। कामर्दक वंश के शासक चष्टन की राजधानी उज्जैनी थी, यह भी रिपीट हो गया। ठीक है, 2-3 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं यहाँ पर। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिशेस था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में चलाया था। क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। कहीं पर आपको इसकी तिथि 57 ईस्वी भी मिलेगी, 57 ईसा पूर्व भी मिलेगी, और 58 भी मिलती है, ध्यान रखिएगा दोनों तिथियाँ। फिर बात करें, वृष नाग के पश्चात किसके शासनकाल में नागवंश की राजधानी विदिशा से पद्मावती मालती माधव में वर्णित स्थानांतरित की गई थी? तो भीमनाग के समय, ये तो प्रश्न मैंने आपको बता दिया था, लेकिन किसके यहाँ पर ग्रंथ की बात हो रही है? मालती माधव की, जिसकी रचना भवभूति ने की थी। इसके अनुसार आपको उत्तर देना था यहाँ पर। ठीक है, नागवंश के अधिकांश सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो पवाया, जिसका प्राचीन नाम पद्मावती मिलता है, वहाँ से नागवंश के काफ़ी सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर बात करें, दूसरी तीसरी शताब्दी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर बोधि वंश का शासन था? तो त्रिपुरी क्षेत्र, तीवर, जबलपुर पर था। बोधि वंश के 4 शासक क्रमशः कौन थे? एक तो श्री बोधि था, बसु बोधि था, चंद्र बोधि और शिव बोधि। ये आपको 4 शासक मिलेंगे बोधि वंश के, जो कि त्रिपुरी क्षेत्र पर शासन करते थे, जो तीवर या वर्तमान जबलपुर क्षेत्र है। फिर बात करें, लगभग बौद्धि वंश के समय ही बघेलखंड पर किसका शासन था? तो मगध राजवंश शासन कर रहा था बौद्धि वंश के समकालीन। गुप्त काल की एक समकालीन शक्ति रही है तो वाकटक रही है। समुद्रगुप्त के समय सौभोग नगर कौन था? एरन था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदसौर शिलालेख से के शासन की जानकारी प्राप्त होती है? तो कुमारगुप्त के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी रिपीट हो चुका है, लगभग 5 प्रश्न से ज़्यादा हो गए हैं रिपीट। धार जिले में गुप्त वंशजों द्वारा निर्मित है बाघ की गुफाएं। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त साम्राज्य के विस्तार के समय 10 पूर्व मंदसौर में मालवों की एक शाखा की स्थापना हुई थी, ओलिकर वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, वैदिक साहित्य में उल्लेखित कारुस देश वर्तमान मध्य प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो बघेलखंड क्षेत्र कहलाता है। गौतम बुद्ध के समकालीन अवंती का शासक कौन था? तो चंड प्रदोष, जिसे महासेन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दतिया जिले में अवस्थित गुज्जरा लघु शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक का नाम उल्लेखित है। क्या नाम मिलता है इसमें? देवनाम प्रिय प्रियदर्शी मिलता है। फिर बात करें, भरूच का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो सतना जिले में आता है। भरूच स्तूप किस जिले में अवस्थित है? सतना में। ये यहीं का यहीं रिपीट हो चुका है, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तुमेन अभिलेख कौन से जिले में स्थित है? यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा मिलेंगे, 500 से 510-15 प्रश्न शामिल किए इसलिए किए हैं क्योंकि कुछ रिपीट हो सकते हैं। तो 500 प्रश्न आपको लगभग शामिल मिलेंगे इस वीडियो में। तुमेन अभिलेख की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तुमेन अभिलेख कौन से जिले में है? तो अशोकनगर में। पुराणों में पद्मावती किसकी राजधानी बताया गया है? तो नागवंश की राजधानी बताया गया है। फिर अगला प्रश्न है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य के पास चतुर्भुज नाथ मंदिर मिलेगा। किस स्थान पर चतुर्भुज मंदिर स्थित है जहाँ सबसे पहले शून्य लिखा गया था? तो ग्वालियर का चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, फतेहगढ़ का किला किस शहर में है? तो भोपाल में आता है। मांडू शहर मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला से सुशोभित है। कौन सी? अफगान। फिर बात करें, लघु वृंदावन किसे कहते हैं? तो दतिया को कहा जाता है लघु वृंदावन। अगला प्रश्न है, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ पर है? तो दतिया में है। एक प्राचीन वैष्णव स्थल जिसमें एक विशाल वराह के साथ विष्णु की एक विशाल छवि और गुप्त शिलालेख पाया जा सकता है का स्तंभ है एरन और पहलेजपुर में। ठीक है, ये स्तंभ आपको कहाँ मिलेगा? एरन और पहलेजपुर में मिलेगा। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष भोपाल को अपनी राजधानी बनाया था? तो 1722 में। ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था? तो 1818 में। भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी? तो उज्जैन में प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। किस शहर पर
100 से अधिक वर्षों तक बेगमों ने शासन किया था। तो भोपाल पर गोंड किला सतखंडा कहाँ स्थित है? मंडला में। इस्लाम नगर में रानी महल की और चमन महल किसने बनवाया था? तो रानी महल और चमन महल का बनवाया था दोस्त मोहम्मद खां ने। माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश में गिर गया था। कहाँ पर? मेहर में। मेहर में शारदा माता का मंदिर आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है वो। आगे बढ़ते हैं। महाक्षत्रप रुद्र सिंह का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो खेर खेड़ी शाजापुर से मिला है। गोलकी मठ का दूसरा नाम क्या मिलता है आपको? तो 64 योगिनी मंदिर मिलता है। मालवा का कौन सा संगीत व ललित कलाओं के उन्नयन के लिए प्रसिद्ध था? तो बाज बहादुर प्रसिद्ध था। नौखंडा महल का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। बघेल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में हुई थी, भट्टा गहोरा में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए 10 प्रश्न एक्स्ट्रा दिए हैं कि कुछ प्रश्न रिपीट हो गए थे, इसलिए आपके 500 प्रश्न कवर हो चुके होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रश्न शामिल किए गए थे। इसी तरह के प्रश्न और लेकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द हाजिर होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।